हेलो एवरीवन। स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर रिलेटेड टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो भी जर्नल टॉपिक्स हैं या जो भी क्वेरीज रहती है रिलेटेड टू यूजीसी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस उसके ऊपर बात करेंगे। काफ़ी सारी क्वेरीज है लाइक बीलिप के बाद यूजीसी नेट कर सकते हैं क्या, एमलिप में कितना परसेंटेज होना चाहिए सो दैट यू कैन डू यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, व्हाट इज़ यूजीसी नेट। इस तरीके से बहुत सारी क्वेरीज यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड काफ़ी यूजर्स एंड स्टूडेंट्स को होती है। तो उनके ऊपर बात करने के लिए, उनके बारे में जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए आज ये सेशन रखा गया है सो दैट आप लोग अवेयर हो सको कि किस तरीके से आप यूजीसी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का हिस्सा बन सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं लाइक उनके अंदर क्या क्या आप स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। अगर देखा, बिल्कुल जर्नल सी बात है कि कितने अटेम्प्ट्स में यूजीसी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होता है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर यूजीसी नेट अपना ये पेपर करवाता है। आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर जब इस पेपर की बात करते हैं तो ये साल में 2 बार किया जाता है। आफ्टर या तो 6 मंथ के बाद यानी कि जून में और दिसंबर में 2 बार में ये अटेम्प्ट किया जाता है। तो जिसके अंदर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के इस तरीके से यूजीसी नेट का जो भी एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। जून का जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों का हो चुका है। काफ़ी सारे यूज़र जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन लोगों ने वो एग्ज़ाम दिया भी है। काफ़ी सारे जो नए बच्चे हैं जो क्या पता इस बार दिसंबर अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस एग्ज़ाम को देंगे। कुछ बच्चे जो अभी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की फील्ड के साथ जुड़े ही हैं, उनको इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस वीडियो के थ्रू, इस सेशन के थ्रू उनको पता चल पाएगा कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दैट स्टार्ट करते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड वेबिनार। सबसे पहला और बिल्कुल जर्नल टॉपिक आ रहा है कि व्हाट इज़ यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एग्ज़ाम पैटर्न। क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूजीसी नेट क्या है, किस लिए करवाया जाता है। तो अगर मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊं कि यूजीसी नेट क्या है, यूजीसी नेट जो पेपर है जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ दोनों के लिए एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है सो दैट आफ्टर गिविंग दिस एग्जाम, चाहे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्टिव पेपर में आप दें, चाहे और भी कोई रिस्पेक्टिव फील्ड्स ऑफ सब्जेक्ट्स के अंदर आप इनको दे रहे हैं, तो आपको ये एलिजिबल कर रहा है किन चीज़ों के लिए। फर्स्ट इज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एंड द सेकेंड वन इज जेआरएफ विच इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है डिफरेंट रिस्पेक्टेड फील्ड्स के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर ये एग्ज़ाम लिया जाता है। बात करते हैं इस एग्ज़ाम के पैटर्न की कि किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये क्वेरी रहती है कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आएंगे, जर्नल पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या दोनों पेपर के बीच में ब्रेक भी होगा। काफ़ी पुराने अगर तरीके से देखा जाए तो पहले 3 पेपर हुआ करते थे, तो क्या पता उस तरीके से ये पेपर लिया जाता है। तो वो सारी क्वेरीज अब आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर हम बात करें यूजीसी नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की या यूजीसी नेट पेपर की, तो ये आपका 2 पेपर के अंदर डिवाइड किया जाता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटेड टू जर्नल पेपर, डाटा या रिसर्च मैथोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, इस तरीके से काफ़ी सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करके पेपर 1 प्रिपेयर किया जाता है विच इज़ योर जर्नल पेपर, जो कि सबके लिए एक कॉमन पेपर है। सब सब्जेक्ट रिलेटेड या जो भी यूजीसी नेट का पेपर देना चाह रहे हैं उनको ये इंफॉर्मेशन या ये पेपर कंपलसरी है, देना होता है। दैट इज़ रिलेटेड टू योर जर्नल इंफॉर्मेशन। एंड अगर बात करें पेपर 2 की, वो होता है आपका सब्जेक्टिव पेपर।
जो कि हर बच्चों के लिए अलग होता है। अगर आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के प्रोफेशनल्स हैं तो उनका सब्जेक्ट क्या हुआ, LIS यानी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। कुछ बच्चे कॉमर्स की फील्ड से ये अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उनका सब्जेक्टिव पेपर हुआ कॉमर्स। कुछ बच्चे ह्यूमन रिसोर्स फील्ड के अंदर दे रहे हैं तो उनका सब्जेक्टिव पेपर हुआ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इस तरीके से डिफरेंट जो भी सब्जेक्ट फील्ड के अंदर आप यूजीसी अप्लाई कर रहे हैं, यूजीसी नेट का देने की सोच रहे हैं, वो आपके सब्जेक्टिव पेपर में आएगा। अब बात करते हैं क्या वेटेज रहती है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। हर तरीके का पेपर का अपना एक वेटेज होता है, अपने तरीके से उनका एक फॉर्मेट होता है। यूजीसी नेट का भी एक अपना फॉर्मेट है। अगर देखें इसमें तो सबसे पहले आता है आपका पेपर 1 विच इज योर जर्नल पेपर, जिसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 50। टोटल इसके अंदर 50 क्वेश्चंस होते हैं जो कि जर्नल पेपर या जर्नल पेपर रिलेटेड टॉपिक से बनाए जाते हैं और वो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। उसी के बाद पेपर 2 आता है विच इज़ योर सब्जेक्टिव पेपर एंड यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं आपके विच इज़ 100। क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर है, ये आपको उस सब्जेक्ट के अंदर प्रोवाइड कर रहा है एलिजिबिलिटी, तो इसलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अब आपको ये पता चल चुका है कि कितने पेपर्स के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। जर्नल पेपर की बात करें टोटल 50 क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव पेपर की बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चंस। अब बात करते हैं इसकी वेटेज की। अब आपके अंदर काफ़ी बच्चों के अंदर ये चीज़ रहती है कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो मैं ये आपको बता देना चाहती हूँ कि यूजीसी नेट के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग। अगर काफ़ी बच्चों की ये क्वेरी थी तो वो इस चीज़ को से अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं कि यूजीसी नेट पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती। एंड पर क्वेश्चंस जो अभी हमने क्वेश्चंस पढ़े, अगर देखा जाए उनका वेटेज तो पर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। तो वही आपका जो पेपर 1 है 50 मार्क्स का है, तो अगर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो ये आपका टोटल मार्क्स यहाँ पर बन जाते हैं 100 मार्क्स। यानी कि पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का होता है और वहीं पेपर 2 की बात करें, हर सब्जेक्ट फील्ड के अंदर 100 ही क्वेश्चंस आते हैं। LIS के अंदर भी 100 क्वेश्चंस आते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, वो भी आपका 100 मार्क्स का होता है। तो अगर उसके पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं तो टोटल मार्क्स उसके अंदर हो गए आपके 200। पेपर 2 के 200 है, पेपर 1 के 100 मार्क्स हैं, तो टोटल जितने का आपका पेपर आया या पेपर बना, टोटल मार्क्स वो हो गए आपके 300। यानी कि आपके जो टोटल क्वेश्चंस हैं पेपर 1 प्लस पेपर 2 विच इज योर सब्जेक्ट पेपर, उन दोनों को मिला के आपके क्वेश्चन हुए 150 और उन्हीं का, क्योंकि पर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, तो वही उनके मार्क्स कितने हुए विच इज योर 300। तो 300 मार्क्स का ये आपका पेपर आता है जिसमें नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है। अगर आपको ये लग रहा है कि आप उस चक्कर में उसमें क्वेश्चंस से या डाउटफुली उसको नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, नेगेटिव मार्किंग सोच रहे हो, तो वो चीज़ आप हटा दीजिए। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग यूजीसी नेट में नहीं की जाती है। ठीक है, 300 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है जो कि 3 आवर्स का होता है, जिसके अंदर आपको ये सारे पेपर या क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जाहिर सी बात है, पेपर 1 की बात करें तो उसमें जर्नल पेपर आ रहा है, यानी कि डिफरेंट यूनिट्स में वो डिवाइड किया गया है आपका पेपर 1। सम आर रिसर्च मैथोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, जर्नल क्वेश्चंस मिलेंगे, वो सारे क्वेश्चंस आपको, और कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट फील्ड ऑल्सो, उनसे रिलेटेड जो जर्नल क्वेश्चंस है वो भी आप इन पेपर में देखेंगे विच इज योर पेपर 1। अगर आप लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का पेपर दे रहे हैं तो कुछ उसके जर्नल क्वेश्चंस भी आपको उससे रिलेटेड यहाँ पे मिलेंगे, या करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर 1 के अंदर। एंड पेपर 2 जो कि सब्जेक्टिव पेपर है, यानी कि LIS प्रोफेशनल्स के लिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको सब्जेक्टिव पेपर में पूछे जाएंगे और वो आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आ जाते हैं।
तो आपको जो क्वेश्चन रिलेटेड क्वेरीज थी बच्चों को, वो अब सॉल्व हो चुकी होगी कि उनको पता चल चुका होगा कितने क्वेश्चंस में ये डिवाइड किया जाता है और कितने क्वेश्चंस में ये आता है। ठीक है, अब बात करते हैं, काफी बच्चों की क्वेरी होती है कि क्या एलिजिबिलिटी है इसको करने की, कौन इसको अटेम्प्ट कर सकता है, कौन बच्चा क्वालिफाई, क्या क्वालिफिकेशन है जिसके अंदर वो यूजीसी नेट को भर सकते हैं। तो अगर आप एक बच्चे का क्वेश्चन था कि बीएलआईएस के बाद या बीलिप के बाद क्या हम यूजीसी नेट भर सकते हैं, तो वो आंसर आपका नहीं होगा। ठीक है, बीलिप के बाद आप ये नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्टार्टिंग की एलआईएस की, तो एलआईएस में आपका बैचलर कोर्स होता है बीएलआईएस। ठीक है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जो कि आपका 1 ईयर ड्यूरेशन का होता है। एंड उसके बाद मास्टर्स होती है विच इज़ योर मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, MLIS, जो भी आपकी 1 ईयर ड्यूरेशन की होती है। टाइमिंग यहाँ पे कम है बाकी और कोर्सेज के देखरेख में, बट अगर क्वालिफिकेशन की बात करें BLIS की, तो उसकी क्वालिफिकेशन आपको एक ग्रेजुएट डिग्री यानी कि एक बैचलर डिग्री वो मांगते हैं। उसके बाद आप BLIS कर सकते हो और इस तरीके से लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के फील्ड को ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन। कोई भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया हो उसके बाद आप BLIS का फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज़ में वो प्रोवाइड किए जाते हैं। देन उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है आपका, मास्टर्स करने का। तो जब आप मास्टर इन LIS कर लेते हैं या कर रहे हैं, तो उसके अंदर जब आपका रिजल्ट या तो अवेटेड है या आपने मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कर लिया है, उसके बाद आप यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फिल कर सकते हैं, जो कि 2 अटेम्प्ट के अंदर होता है, जून एंड दिसंबर। कोविड के टाइम पे थोड़ा सा इसमें चेंजेस आ गए थे, क्योंकि कोविड के टाइम पे हमारे लाइफ लॉन्ग या हमारी और चीज़ों में भी बहुत चेंजेस आए थे। तो समटाइम्स पेपर का टाइमिंग कभी सितंबर, कभी किसी तरीके से वो हट गया था, तो थोड़ा उसमें चेंजेस आ गए थे, कभी वो किसी और टाइम या किसी और मंथ में कंडक्ट किया गया। बट अब धीरे धीरे जो अभी अगर देखा जाए, जो अभी लास्ट अटेम्प्ट हुआ था जो कि जून में लिया गया, जून 2023 में, तो वहाँ पर जून के अंदर वाला जो अटेम्प्ट था वो प्रॉपर 2023 का अटेम्प्ट हुआ। और अब जो काफ़ी बच्चे प्रिपेयर भी कर रहे होंगे या आप लोगों को अगर इसके बारे में मैं जानकारी दूं, तो अब जो अटेम्प्ट होगा वो आपका दिसंबर या जनवरी के बीच में होगा, या तो दिसंबर में हो सकता है या जनवरी में होगा, जिसके लिए आवेदन हाल ही में या तो अक्टूबर या नवंबर तक आराम से निकल जाएंगे। तो आप वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो यूजीसी एनटीए या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, अपनी जर्नल इन्फॉर्मेशन देकर। आपका जो भी क्वालिफिकेशन वहाँ पे मांगी जा रही है MLIS में, यहाँ पर 50 या 55 अबव मार्क्स मांगे जाते हैं। तो इसके बाद आपका ये जो एलिजिबिलिटी होता है, आप इसको प्रॉपर डिफाइन कर रहे हो। इवन जो परस्यू कर रहा है, जिसका रिजल्ट अवेटेड है, वो वहाँ पर परस्यूइंग का ऑप्शन भी या रिजल्ट अवेटेड का ऑप्शन भी डालकर ये अटेम्प्ट दे सकता है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि क्या क्वालिफिकेशन की नीड है यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए। ओके, इसके बाद बच्चों का क्वेश्चन आता है किस तरीके के क्वेश्चन यूजीसी नेट में आएंगे। ठीक है, अगर आप देखें तो बहुत तरीके के एग्ज़ाम यहाँ पर दिए जाते हैं या एग्ज़ाम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर आते हैं, जैसे कि KVS हो गया या और भी सबऑर्डिनेट बोर्ड्स हो गए, DSSB हो गया या राजस्थान बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया। बहुत जगह पे हर स्टेट रिलेटेड वैकेंसीज निकलती रहती हैं और भी बहुत तरीके से निकलती हैं वैकेंसीज। अगर कोई आप प्रॉपर लाइब्रेरियन की पोस्ट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें भी सिलेबस स्लाइटली सेम रहता है, बट यूजीसी का एक प्रॉपर डिफाइंड सिलेबस है। आफ्टर 2019 में यूजीसी ने अपना सिलेबस चेंज किया था। इसके बाद आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर वो पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, पेपर 1 का भी एंड पेपर 2 जो कि आपका सब्जेक्टिव पेपर है। सारे सब्जेक्ट की वहाँ पे लिस्ट आ जाती है, आपका जो सब्जेक्ट है आप उसका पेपर इंग्लिश या हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी उनके टॉपिक्स के बारे में भी हम बात करेंगे। सिलेबस बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको ये जानकारी होनी चाहिए जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हो उस पेपर में आखिरकार पूछा क्या जाएगा, क्या सिलेबस, कितना एरिया, क्या
टॉपिक्स वो कवर कर रहा है, ये चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से काफ़ी, अगर देखा जाए जून 2023 का अटेम्प्ट अगर आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस, अगर आप एक तरह से सिलेबस से भी गो थ्रू हो रहे हो तो वो भी आपको बहुत जानकारी दे देता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड सिलेबस की, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या सिलेबस इसके अंदर रखा गया है। प्रॉपर जो सिलेबस है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उन्हीं के कुछ टॉपिक्स मैं यहाँ पर कंक्लूड कर रही हूँ। अगेन आपका ये जो पूरा LIS का सिलेबस है जो UGC नेट ने प्रोवाइड किया है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए, उसको 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। हर यूनिट में उसी के टाइप ऑफ पर्टिकुलर्स या उसी टाइप रिलेटेड टॉपिक्स को इन्वॉल्व किया गया है, जिनके बारे में काफ़ी सारे बच्चे जानते भी होंगे। जिनको नहीं पता है उसके बारे में, तो वो आप इनको देख सकते हैं वीडियो के अंदर, सो दैट आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर दिए जाते हैं। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू लाइब्रेरीज, उनमें से क्या क्या टॉपिक UGC नेट ने अपने सिलेबस में डाले हैं जिस रिलेटेड क्वेश्चंस बन के आते हैं। क्योंकि समटाइम्स अगर बच्चे को सिलेबस का नहीं पता होता तो कुछ टॉपिक्स उसके रह जाते हैं, जो क्वेश्चंस में अगर उससे पूछ लिए जाए तो वो उसका आंसर अच्छे से नहीं दे पाता, और कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो वो गलत ना हो, इस चीज़ के लिए आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो बात करते हैं पेपर 2 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की सिलेबस की, जो कि 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज योर यूनिट 1 इंफॉर्मेशन। सबसे पहला जो आपका टॉपिक आता है विच इज DIKW, डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम। इसका जो पिरामिड है इस रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, और अगर देखा जाए इस टॉपिक में तो बहुत सारी कोटेशन, फेमस डेफिनेशंस या कब इसको लेकर आया गया, किस तरीके से इसको प्रोवाइड किया, ये क्वेश्चन ज़्यादातर इसके अंदर पूछा जाता है और कंसीडर किया जाता है। सो अगर आप देखें तो यूनिट 1 में जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू DIKW, और इनके अंदर बहुत सारे एक्ट्स शामिल किए गए हैं। इंफॉर्मेशन सोसाइटी रिलेटेड या नॉलेज सोसाइटी रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन इसके अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ ही टॉपिक बता पा रही हूँ। प्रॉपर जो सिलेबस होगा उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं प्रॉपर लेकर आऊंगी, सो दैट आप यूट्यूब चैनल पे जाकर या फिर UGC नेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरा सिलेबस डाउनलोड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम उसके कुछ कुछ एस्पेक्ट्स लिख रहे हैं सो दैट आपको एक तरह से नॉलेज हो जाए क्या क्या सिलेबस उसके अंदर आता है। DIKW इंफॉर्मेशन सोसाइटी, नॉलेज सोसाइटी, एंड इसके अलावा RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, NKC, नॉलेज नेशनल नॉलेज कमीशन, NML, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, एंड आपका प्लेगैरिज्म, IPR, ये सब कुछ आपका टॉपिक 1 यानी कि यूनिट 1 के अंदर शामिल किया गया है। IPR इज इक्वल टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रीटाइजेस और उसकी कन्वेंशंस, इन सब के बारे में इसमें क्वेश्चन बनता है, जो कि काफ़ी बच्चे अगर इसके अंदर पढ़ रहे हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो जानते होंगे कि इनके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन उठकर आता है, और एक कंटिन्यूटी बनी हुई है कि क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा ही आएगा। उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी हम बात करेंगे। यूनिट 1 में आपका इस तरीके का टॉपिक शामिल किया जाता है। देन यूनिट 1 में देखा जाए तो आपके लॉज, 5 लॉज, कमेटीज, ऑल कमेटीज रिलेटेड टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एंड कमीशन, all commission related to library and information science, library legislation, ये सारे टॉपिक इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। एंड योर लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों है, यानी कि ALA, LA, SILIP, ILA, आइजलिक, आइटलेस, इन सब का ये सारे जो आपके एसोसिएशन है, आइदर या तो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, दोनों इसके अंदर पूछे जाते हैं। कब आए, कौन सी जगह पर इनका हेडक्वार्टर है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं इनकी, क्या फंक्शंस हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है।
इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें इसमें शामिल की गई है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी इसके अंदर डाला गया है। एंड आपका लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है कि कब, कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में पब्लिक लाइब्रेरी यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालय रिलेटेड कब कब एक्ट को पारित किया गया, कब कब वो एक्ट आए, ये सब कुछ इसके अंदर आता है, पूछा जाता है। और यूनिट के अंदर सारी यूनिट की मैं वेटेज अगर आपको बताऊं, अगर हाल ही के पेपर को स्टडी किया जाए तो सब यूनिट ही सेम वेटेज लेकर चलती है। ठीक है, हर यूनिट में से आप देखेंगे तो रिलेटेड 7 या 10 इसके बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं। किसी में 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, यूनिट 1 से 8 आ गए, यूनिट 2 से 10 क्वेश्चंस आ गए, यूनिट 3 से 6 क्वेश्चंस आ गए, 7 क्वेश्चंस आ गए। इस तरीके की वेटेज हर यूनिट में चल रही है। ऐसा नहीं है कि एक यूनिट से बहुत कुछ आ रहा है और एक यूनिट से कुछ नहीं आ रहा। हर तरीके से हर यूनिट के प्रॉपर टॉपिक में से क्वेश्चन इन्वॉल्व किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, यूनिट 3 जो कि आपकी इंफॉर्मेशन सोर्सेज है, यानी कि सूचना के स्रोत। सूचना के स्रोत यानी कि इंफॉर्मेशन सोर्सेज कब आए, कितनी कैटेगरी में आए, कौन सी कैटेगरीज लेकर आया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, कौन लेकर आया, प्राइमरी सेकेंडरी कौन लेकर आया, कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल कौन लेकर आया। इस तरीके से इवन प्रिंटेड सोर्सेज क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज क्या क्या है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या है, ह्यूमन सोर्सेज क्या है, और आपके रेफरेंस सोर्सेज क्या है, कौन कौन से फेमस रेफरेंस सोर्सेज हैं, इन सब के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपका यूनिट 3 के अंदर कंक्लूड किया गया है। देन सोर्सेज की बात यूनिट 3 के अंदर हुई, वहीं इसी का ही दूसरा वर्जन यानी कि इंफॉर्मेशन या फिर रेफरेंस सर्विसेज की जो बात हो रही है, ओनली सोर्सेज की बात करें तो वो यूनिट 3 में आ रहा है, और अगर हम सर्विसेज की बात करें तो वो आपका यूनिट 4 का हिस्सा है। यूनिट 4 में आपका इंफॉर्मेशन सोर्सेज आता है, सर्विसेज आता है, यानी कि सेवाएं, रेफरेंस सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, क्या क्या सेवाएं हैं, कौन कौन से नेटवर्क्स हैं जो कि क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उनके बारे में हम ये पढ़ते हैं यूनिट 4 के अंदर। जिसके अंदर आपकी कैश यानी कि करंट अवेयरनेस सर्विसेज, एसडीआई यानी कि सेलेक्टिव डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिनके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है, ये शामिल है। आईएलएल, इंटर लाइब्रेरी लोन, इसके अलावा मोबाइल लाइब्रेरी एप्स, लाइब्रेरी वेबसाइट्स, लाइब्रेरी पोर्टल्स, और भी बहुत सारी तरीके, या किस तरीके से लाइब्रेरी दोनों वे में, चाहे फिजिकली चाहे आपका डिजिटली, कैसे परफॉर्म कर रही है। एंड ऑल योर लाइब्रेरी नेटवर्क्स भी इसमें शामिल है। लाइब्रेरी नेटवर्क्स की मैं बात करूं तो दैट इज, जैसे नास जोक है रिलेटेड टू सोशल साइंस, दैट इज अ डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, निस्केयर, डेलनेट, ये सारे लाइब्रेरी नेटवर्क्स, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल, मेडलास जो कि इंटरनेशनल लेवल पे लाइब्रेरी नेटवर्क है, उन सब के बारे में हम बात करते हैं, उनकी पब्लिकेशन डिस्कस करते हैं, एक्टिविटीज एंड फंक्शंस को डिस्कस करते हैं, जिस रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। देन यूनिट 5 की बात करें, अगेन मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि ये आपका प्रॉपर सिलेबस नहीं है, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की गई है उसका मैं थोड़ा आपको ब्रीफ देना चाह रही हूँ, जस्ट आपको उनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ। साथ में आप यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाकर पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको जो सिलेबस मिलेगा वो आपका प्रॉपर सिलेबस होगा, क्योंकि वो आपको टॉपिक वाइज दे रखा होगा और ब्रीफली उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे आपसे डिस्कस हो रहा है कि क्या क्या आपके टॉपिक्स शामिल हैं यूजीसी नेट के अंदर। यूनिट 5 की बात करें तो दैट इज रिलेटेड टू नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किस तरीके से नॉलेज को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो लाइब्रेरी के अंदर, जिसमें क्लासिफिकेशन स्कीम्स आ जाती है, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आ सकते हैं। क्लासिफिकेशन स्कीम्स की बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है डीडीसी, यूडीसी एंड सीसी की, जो कि सिलेबस के अंदर शामिल है। और बात करें तो उसके बाद दूसरा एस्पेक्ट आता है लाइब्रेरी कैटलॉगिंग का, बाकी सारे लाइब्रेरी के कोड्स, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, और जो मेन सबसे ज़्यादा जो स्कीम यूज़ की जाती है एएसीआर सेकेंड एंड सीसीसी, उनके बारे में इसमें दिया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखा जाए तो अब ये चीज़ दोनों ही तरीके से परफॉर्म होती है, मैनुअली तो ये पहले भी होती थी और अब भी कभी काफ़ी जगह पे होती है, बट
अब जितना चलन डिजिटल लाइब्रेरी का हो रहा है, डिजिटली या सॉफ्टवेयर्स के आने की वजह से ये सारा डिजिटली भी परफॉर्म हो रहा है, यानी कि मार्क 21, ISBD, CCF फॉर्मेट, RDA, FRBR, उसके बाद ये टर्म्स भी इसी के अंदर शामिल हैं, जिनके ऊपर भी क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, वो इसके सिलेबस का पार्ट है। देन इंडेक्सिंग आ जाता है। इंडेक्सिंग में डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्सिंग, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, प्री कोऑर्डिनेट के अंदर प्रीसाइज, पॉपसी एंड और भी डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्सिंग के बारे में इसमें जाना जाता है या पढ़ा जाता है। और देन एब्स्ट्रैक्टिंग एंड देन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, ये सारा टॉपिक यूनिट 5 के अंदर कंक्लूड किया जाता है। देन आगे बढ़ते हैं यूनिट 6 की तरफ। यूनिट 6 का बात करें तो यूनिट 6 इज रिलेटेड टू योर लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पर जो भी बच्चा मैनेजमेंट पढ़ के आया होगा या मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी चीज़ें जानता होगा, कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे जो भी बच्चे, तो उनमें कुछ उनकी सिमिलर टर्म्स भी आप इस यूनिट के अंदर देखेंगे, पाएंगे। जैसे पोर्ट्स क्रॉप हो गया एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गए गिवन बाय हेनरी फेयोल। वो सब बच्चे जो मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं, उन्होंने भी पढ़ा होगा और इस यूनिट के अंदर भी वो एक्सेस करते हैं। यानी कि लाइब्रेरी का प्रबंधन किस तरीके से किया जा सके, क्या क्या रूल्स, क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या टेक्निक अपनाई जाए, MBO, TQM, ये जो रिलेटेड टू मैनेजमेंट रिलेटेड टर्म्स हैं, ये सारी आपकी यहाँ पर आती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टर्म्स यानी कि स्वॉट एनालिसिस, कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे काफ़ी इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। पेस्ट CPM, पेस्ट पर्ट CPM, ये सारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। और भी बहुत सारी चीज़ें, बजटिंग मेथड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट के मॉडल्स, थ्योरीज, इस तरीके से क्राइसिस मैनेजमेंट, बहुत तरीके से। एंड द लास्ट वन इज योर मार्केटिंग मिक्स। ये सारी चीज़ें यूनिट 6 के अंदर शामिल की गई है, जिसमें से काफ़ी चीज़ें मैं यहाँ पर लेकर आपको दिखा पा रही हूँ। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको टॉपिक वाइज जो सिलेबस है उसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है, यूनिट 7 में आपका ICT यानी कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आता है। आजकल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी बहुत ही कॉमन हो गया है। आप कोई भी सब्जेक्ट डिसिप्लिन में जो अभी तक आप कंक्लूड कर रखा है या पढ़ते आए हैं, कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ एक्सेस की ही होगी, कहीं ना कहीं, चाहे स्कूलिंग हो, चाहे आपका कॉलेज के टाइम का चीज़ें हो, ये सब आप पढ़ चुके होंगे। थोड़ी सी बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर और मांगी जाती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, प्रिंटर के टाइप्स, किस तरीके से प्रिंटर लाइब्रेरीज के अंदर यूज़ किए जाते हैं, एंड आपका क्या क्या स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ होती हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन, रैम रोम क्या है, और ये सेकेंडरी डिवाइसेस क्या होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या है उनके अंदर, and your all digital standards, HTTP, HTML, www, वेब ब्राउज़र क्या है, वेबसाइट्स क्या हैं, वेब पोर्टल्स क्या हैं, ऑल फील्ड रिलेटेड टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूनिट 7 के अंदर आप लोग पढ़ेंगे। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके, जो नेटवर्क्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स, लैन, मैन, वैन, LAN, MAN एंड WAN, वो सारा आप लोग पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज जो काफ़ी बच्चे पढ़ भी चुके होंगे 11th-12th या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बुक्स के अंदर, जिनके ICT या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट का पार्ट रहे होंगे, वो सब इसमें पढ़ाए जाते हैं। देन यूनिट 8 जो है वो आपका डिजिटल रिपोजिटरी या डिजिटल लाइब्रेरीज का एक्सेस रिलेटेड है। यानी कि जो अब लाइब्रेरी का रुख हो रहा है वो डिजिटली ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ताकि ये जो बैरियर है कि आप एक जगह पे ही जाकर इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो, इसको हटाया जा सके। तो डिजिटल लाइब्रेरी का सारा इंफॉर्मेशन, ओपन डोर क्या है और किस तरीके से QR कोड, बार कोड के थ्रू आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो, डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव्स क्या हैं, डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, किस तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, योर लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स, क्योंकि काफ़ी बार आप लोगों ने इसमें क्वेश्चंस देखे होंगे, अगर जो बच्चा प्रिपेयर कर रहे हैं, तो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर हैं, CMS कौन है उनमें से, ऑटोमेशन के कौन से सॉफ्टवेयर हैं, इस तरीके से क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है। देन यूनिट 9 जो कि आप कहीं ना कहीं इसका थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन यूनिट 1 में, सॉरी
पेपर 1 के अंदर भी पढ़ेंगे, उसका भी आपका रिसर्च मैथोलॉजी का टॉपिक है, और रिसर्च मैथोलॉजी आप यहाँ पे भी पढ़ेंगे, जिसके अंदर भी आपसे क्वेश्चन जरूर आता है और काफी क्वेश्चंस इसके अंदर बनते हैं रिसर्च रिलेटेड। जितना भी जो भी आप रिसर्च कंडक्ट करें, बिकॉज क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि ये आपको एक एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, प्लस JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप रिसर्च के अंदर। ठीक है, सो वहाँ पे रिसर्च मैथोलॉजी के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। तो इसके बारे में वही चीज़ बताते हैं कि क्या क्या रिसर्च के मेथड्स हैं, क्या क्या रिसर्च की स्ट्रैटेजीज हैं, रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च के और क्या क्या डाटा कलेक्शन के मेथड्स हैं, हाइपोथेसिस क्या है, और उसमें क्या क्या स्टैटिस्टिकल पैकेज यूज़ किए जाते हैं डाटा कलेक्शन के लिए, किस तरीके से आप रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर है, साइटेशंस टूल क्या क्या है, मैट्रिक्स स्टडी क्या क्या है जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में यूज़ की जाती है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, क्या इम्पैक्ट फैक्टर यूज़ किया जाता है जिसके अंदर आपका G इंडेक्स, H इंडेक्स और I10 इंडेक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स थे रिसर्च मैथोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व किए जाते हैं रिसर्च रिलेटेड। ठीक है, एंड द यूनिट 1 इज रिलेटेड टू योर ऑल टाइप ऑफ लाइब्रेरीज। ऑल टाइप ऑफ लाइब्रेरीज के बारे में आप यहाँ पढ़ते हो, जितने भी नेटवर्क्स बन रहे हैं। ठीक है, काफ़ी टाइप ऑफ लाइब्रेरीज इसके अंदर यूज़ की जाती है, क्या क्या टाइप ऑफ लाइब्रेरीज बन रही है। हेल्थ के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरीज होती है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, पब्लिक लाइब्रेरीज में कैसे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, अकेडमिक लाइब्रेरी में कैसे दी जा रही है, स्पेशल लाइब्रेरीज कौन कौन सी हैं, उनके बारे में डिटेल में आप यूनिट 10 में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस का एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश करी। इसके अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक है जो डिटेल में आपको जो UGC नेट का वेबसाइट है उसके अंदर सिलेबस के अंदर आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक, ये सारा सिलेबस इसके अंदर होता है। जानती हूँ ये ज़्यादा है, बट आप ये भी देखिए कि UGC नेट आपको एक प्रॉपर एलिजिबिलिटी दे रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर JRF की। तो थोड़ा सा कंपटीशन और थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी ही है उसको लेकर वहाँ तक पहुँचने के लिए। और मेहनत करने के लिए किस तरीके से मेहनत करें, कैसे मेहनत को शुरू करें, अगर हम अभी आप प्लान कर रहे हैं देने का इन्फॉर्मेशन या UGC नेट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो किस तरीके से शुरुआत करें, क्योंकि शुरुआत ही थोड़ी मुश्किल होती है, उसके बाद तो फिर रास्ता आपका बनता ही जाएगा। एक बार आपने स्ट्रैटेजी पकड़ ली, फिर आप उसी को परफॉर्म करते जाएंगे। वो स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, किस तरीके से मैंने वो चीज़ अपनाई, वही मैं आपके सामने अब आपको बताऊंगी, ताकि आपको एक हिंट मिल सके, एक मदद मिल सके कि किस तरीके से आप तैयारी शुरू करें इसके लिए। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वाले यूजर्स के लिए भी है, और बाकी जो UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी और पेपर की भी आप तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये इंफॉर्मेशन है। तो UGC नेट जो भी आप सोच रहे हैं कि देखा जाए, दिसंबर अटेम्प्ट एक बार दिया जाए, किस तरीके से तैयारी शुरू करें, या अब तो करना ही है, काफ़ी अटेम्प्ट दे लिए, क्या गलती हो रही है, क्या चीज़ आपको, क्या चीज़ छूट रही है आपसे, किस तरीके से एक स्ट्रैटेजी बनाए, डे को प्लान करें, किस तरीके से अपना स्टडी आवर रखें, कैसे उसमें मन लगाएं। तो इस चीज़ के लिए कुछ आपके स्टेप्स मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, ताकि आपको एक पाथ मिल जाए, एक वे मिल जाए, सो आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सको कि कैसे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस या कोई भी अनदर सब्जेक्ट के लिए आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर सकते हो, आप अपने आप को तैयार कर सकते हो। ठीक है, जैसे बहुत सारे एग्जाम्स आप लोग दे चुके हो, आप स्कूलिंग में देखो तो कितने एग्जाम अभी तक आप दे चुके होंगे, उसका कोई नंबर ही नहीं है, कितना बहुत बार क्लासेस के अंदर कितने टेस्ट, कितने पीरियोडिक टेस्ट, उसके बाद पेपर्स हाफ ईयरली, देन टर्म एंड, कितने पेपर्स आप लोग दे चुके हो। ये भी आपका एक तरह से वही पेपर है, बट इसका जो लेवल है वो थोड़ा हाई हो जाता है, और वो होगा भी इसलिए क्योंकि ये आपको एक एलिजिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर या JRF की। तो ये तो हम नहीं मान सकते कि पेपर बिल्कुल ही इजी आएगा, और हम ऐसा भी नहीं मान सकते कि ये पेपर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो हमें उसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है। पेपर तो जो जैसा आएगा वैसा ही आएगा, तैयारी आपकी पूरी है तो वो पेपर आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ठीक है, तैयारी के ऊपर वो डिपेंड करता है, तो तैयारी कैसे करें
इस बारे में हम आज बात करते हैं। तो हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। जिन बच्चे ये सोच रहे हैं कि तैयारी करूँगा या करूँगी और अब मेरे को ये देना है या छोड़ो अगले साल दूंगा, बिल्कुल ना सोचिए। आज से अभी से तैयारी में लग जाइए, चाहे एक टॉपिक शामिल कीजिए आज ही, बट तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। जितना सोचना था आप लोग सोच चुके हैं। अगर आपने क्वालिफिकेशन वीडियोस के अंदर देखा, आप क्वालिफाइड है, आप दे सकते हैं यूजीसी नेट, आप उसकी क्वालिफिकेशन के अंडर आ रहे हैं, तो सोचना नहीं है, तैयारी शुरू कर देनी है। ठीक है, क्योंकि देर अभी नहीं हुई है, आपको वो तैयारी अभी से शुरू करनी है। किससे? फॉलोइंग स्टेप्स के अकॉर्डिंगली जो मैंने अपनाए। काफ़ी बच्चों का अलग अलग टाइप के यूजर्स होते हैं, ठीक है, सबका अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं, कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे बहुत तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका स्ट्रैटेजीज थोड़ा अलग होता है, बट वो उनको एक तरह से प्लान नहीं कर पाते। हालांकि पढ़ेंगे सब यही, बस कुछ ये स्टेप पहले करेंगे, कुछ ये वाला स्टेप लास्ट में करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जब आपको एक प्लानिंग मिलती है, जैसे कि अगर कोई घर बनता है तो प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंगली बनता है कि स्टार्टिंग में उसकी नींव खुदेगी, फिर उसके बाद उसमें बिम डलेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे दीवार चढ़ेंगी, फिर लेंटर्स के अकॉर्डिंगली वो बनता चला जाएगा। कभी भी ऐसा उसमें नहीं होता कि पहले लेंटर डला देन दीवारें बनी देन नींव डली। प्रॉपर एक प्लानिंग, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। जिस तरीके से आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उसी तरीके से ये भी स्टेप्स हैं जो आप अपनाइए, ताकि आप और अच्छे से जो बच्चे कर रहे हैं तैयारी वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जो बच्चे सोच रहे हैं वो भी इसको शामिल कर सकते हैं। तो बात करते हैं स्टेप 1 की। अंडरस्टैंड एंड नो योर सिलेबस फर्स्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, हमें यही नहीं पता होता कि सिलेबस के अंदर क्या है। जिस चीज़ को हम थोड़ा बहुत जानते हैं, अभी जैसे मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, वो पूरा सिलेबस नहीं है। मैं अगेन आप लोगों को कह रही हूँ, आप पूरा सिलेबस जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हैं यूजीसी नेट का। वो पूरा जो सिलेबस है उसमें पर्टिकुलर एक टॉपिक, जो पूरा स्टार्टिंग यूनिट 1 का टॉपिक 1 है और जो स्टार्टिंग लास्ट यूनिट आपकी यूनिट 10 है उसका लास्ट टॉपिक है, उन सब टॉपिक के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको पूछी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि कुछ टॉपिक के ही इंफॉर्मेशन आएंगे, कोई भी टॉपिक उसमें आपका पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है? अपना सिलेबस जानना है। हर तरीके का पेपर, चाहे यूजीसी नेट की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ स्पेशली, हर तरीके का पेपर का सिलेबस अलग अलग होता है। केवीएस का उसमें कुछ टर्म्स, हालांकि काफ़ी चीज़ें उसमें भी सिमिलर होंगी। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप बाकी सबकी भी तैयारी एक तरह से कर रहे हैं, बट कुछ चीज़ उसमें और ऐड हो जाती है या कुछ चीज़ उसमें से और इनमें जो मौजूद है वो हट जाती है। तो इसीलिए किसी भी जगह का आप एग्ज़ाम जब दे रहे हो उसका सिलेबस ज़रूर एक्सेस करना है, क्योंकि आप ज़्यादा एक्सेस इन्फॉर्मेशन कर रहे हो वो तो अच्छी चीज़ है, पर जो सिलेबस के अंदर इन्वॉल्व है आप वही नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर आपकी गलती हो सकती है। तो इसलिए सिलेबस को जानना है आपको सबसे पहले। देन स्टेप 2 आ जाइए, यूनिट वाइज प्रैक्टिस टेस्ट एंड सॉल्व क्वेश्चन। मैं ये नहीं कहती कि यूनिट 1 है तो सबसे पहले यूनिट 1 पढ़िए, यूनिट के 1 का टॉपिक 1 ही पहले पढ़िए। सब बच्चों का अपना एक तरीका होता है। जैसे मैं अगर अपने बात करूँ तो मैं अपने कोर्स के अंदर सबसे पहले यूनिट 3 स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि यूनिट 3 यानी कि इंफॉर्मेशन सोर्सेज, जो कि पहली यूनिट हो जानी चाहिए थी, ताकि पहले बच्चा सोर्सेज जानेगा, फिर बच्चा सर्विसेज जानेगा, उसके बारे में और चीज़ों के बारे में जानेगा। पर बच्चा अगर सोच रहा है कि कोई भी टॉपिक से वो शुरू कर सकता है, उसको और टॉपिक पे ज़्यादा अच्छी पकड़ है, तो वो उस यूनिट से शुरू करे, बट उस यूनिट का एक टॉपिक एक डे ले, मेरे तरीके से अगर ये देखा जाए तो। क्योंकि हम क्या करते हैं, जल्दी चक्कर करने के चक्कर में 3-4 टॉपिक लेके बैठते हैं। 3-4 टॉपिक में से एक टॉपिक की आधी इंफॉर्मेशन, एक टॉपिक की आधी इंफॉर्मेशन, एक टॉपिक की आधी इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमने आज ये पूरा टॉपिक कर लिया। आधी आधी इंफॉर्मेशन से क्या हुआ, जो बाकी इंफॉर्मेशन रह गई एक टॉपिक की, बाकी जितना टॉपिक आपने पढ़ा वो आधी इंफॉर्मेशन थी, आधी इंफॉर्मेशन तो सबकी रह गई। और वो जो इंफॉर्मेशन रह गई, क्या पता उसी में से ही आपका क्वेश्चन बन रहा हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि इसमें से इसी इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन आएगा। तो वहां पर क्या हो जाता है,
बच्चा पढ़ के तो आया वो टॉपिक, पर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं लेकर आया। तो इसीलिए पूरी इंफॉर्मेशन के लिए एक यूनिट का एक टॉपिक, टॉपिक 1 है उसमें भी 3-4 चीजें दी हुई हैं, आप एक एस्पेक्ट को पकड़ो, उसको पढ़ो। जैसे अगर इंफॉर्मेशन सोर्सेज शुरू कर रहे हो तो उसकी पहले कैटेगरीज को पकड़ो, उसके कंसेप्ट को पकड़ो, देन डे बाय डे उसके बारे में इंफॉर्मेशन लो। आप कहीं से स्टडी कर रहे हो, जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो उनको मैं यही बताती हूँ कि आप इस टॉपिक को आज पढ़ें जो क्लास में हुआ, जो आपने सेल्फ नोट्स जो मैंने आपको लिखवाया वो आपने जो रखा वो आपके मेन नोट्स हैं, और जो साथ के साथ मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ वो आपके और रेफरेंस रिलेटेड नोट्स हैं। आप वही टॉपिक जो मैंने पढ़ाया वो पढ़िए, रेफरेंस सोर्सेज से पढ़िए, देन आप जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल यूज कर रहे हो जो भी मार्केट में अवेलेबल है वो पढ़िए, सिर्फ उसी टॉपिक का, और कोई टॉपिक नहीं कह रही मैं। एक दिन में एक टॉपिक की स्ट्रेटेजी अगर आप लेके चलेंगे तो आप जल्दी वो चीज कर पाएंगे, उस टॉपिक के ऊपर ये हो जाएगा, फिर चाहे किसी भी तरीके से उसके ऊपर क्वेश्चन बन के आ रहा है, कितना भी वो क्वेश्चन का डिजाइन चेंज कर ले, हो ही नहीं सकता कि आप उसको अटेम्प्ट ना कर सके। आधी अधूरी नॉलेज से क्या होता है कि बच्चा आधी इंफॉर्मेशन लेता है, यूजीसी उसे अलग तरीके से पेश कर देते हैं, तो बच्चा वहां पे सोचता है कि ये चीज तो मैंने नहीं पढ़ी थी, तो वहां पे बच्चा मात खा सकता है। ठीक है, तो यूनिट वाइज प्रैक्टिस टेस्ट, आपको खुद जो भी बच्चा सेल्फ प्रैक्टिस कर रहा है, यूनिट 3 आपने पकड़ी, उसके टॉपिक्स आपने करे, मान लो आपके हफ्ते के अंदर वो टॉपिक्स प्रिपेयर हो गए, एक वीक आपको लगा पर टॉपिक एक डे देकर, तो वो आपका कवर हो गए, क्योंकि कुछ टॉपिक बहुत इजी भी होते हैं तो वहां बच्चा ले सकता है 2 टॉपिक्स को साथ में, बट अगर आप एक टॉपिक लेके चलेंगे तो वो भी अच्छा है। ठीक है, डेली तो आप यूनिट वाइज ही पेपर का प्रैक्टिस टेस्ट दिए। बच्चे क्या करते हैं, सारा क्वेश्चन सारी यूनिट्स का एक साथ टेस्ट देते हैं, जब आपने बाकी यूनिट्स नहीं पढ़ी तो आप उनके क्वेश्चन कैसे एक्सेस कर पाएंगे स्टार्टिंग में, वहां पर गलती के चांसेस आपके थोड़े ज्यादा रहेंगे। आप सिर्फ जो टॉपिक आपने पढ़ा उनके क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस टेस्ट है या आप एक्सेस कर पा रहे हैं वो दीजिए, कि जो मैंने टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, क्या मेरे पास सॉल्व क्वेश्चंस हैं, क्या मेरे पास अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, मैं पहले वो प्रिपेयर करूंगा। सॉल्व क्वेश्चंस भी हैं तो वो आप पहले से खुद टेस्ट दीजिए, देन चेक इट, आप उसको चेक कीजिए क्या आपकी गलती उसमें हुई ये देखिए, देन उसके बाद आप नेक्स्ट यूनिट पे जाइए। अगर आपको लग रहा है आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपकी इस यूनिट में काफी गलतियां निकल रही है, ये टॉपिक आपको लग रहा है कि इसमें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आए हैं, फिर आप उस टॉपिक को दोबारा कीजिए। ऐसा नहीं है आपने उसको छोड़ दिया, आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं थे फिर भी आपने उस टॉपिक को छोड़ दिया कि बस पढ़ लिया इसका, तो नहीं, आप उसको दोबारा कीजिए, देन उसके बाद डू इट अगेन, दोबारा यही टेस्ट करके। यूनिट वाइज टेस्ट से क्या होता है, आपका वो टेस्ट वो यूनिट पैक्ड हो गई, आपको उसका सारा क्वेश्चन एक्सेस कर लिया अच्छे से, बंद करके रखी गई, तब आप बिल्कुल अच्छे से ये सोच के आगे अगली यूनिट पे जा पाओगे कि ये यूनिट मेरी पूरी पैक हो गई है। आप फिर एक नेक्स्ट यूनिट पे गए, वही ये स्ट्रेटेजी अपनाई, फिर उसके बाद नेक्स्ट यूनिट पे गए, फिर यही चीज करी, तो इससे क्या होगा, आपका काम धीरे धीरे होता रहेगा। देन बच्चा ये सोचता है बहुत सारी जगह पे या वीडियोस से कि बच्चे कहते हैं कि 8 आवर स्टडी, 6 आवर स्टडी, तो काफ़ी जगह पे होती भी है जहाँ पे सिलेबस बहुत कॉम्प्लेक्स हो। तो अगर ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि आपका लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का सब्जेक्ट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आपको 8 आवर्स की स्टडी पर डे इसमें देनी पड़े, और एकदम से अगर आप 8 आवर स्टडी पे भी एक्सेस करोगे तो नहीं हो पाता, इट्स अ ह्यूमन नेचर। धीरे धीरे आप उस चीजों को एक्सेस करोगे तो वो हो जाएगा, चाहे वो किसी भी चीज पे आप देखेंगे। तो स्टार्टिंग का जो मैं आपको कहती हूँ, आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, एकदम से माइंड उस चीज पे नहीं लग पाता, आपने आज शुरू किया, आप सिर्फ उसको आधा घंटा दो, कल आधा घंटा से 10 मिनट और एक्स्ट्रा दो, फिर धीरे 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 करके 1 आवर पे आओ, देन धीरे धीरे करके 2 आवर पे आओ, 2 आवर तक आप काफी टॉपिक तक टिके रहो कि 2 आवर्स तो आपको देने ही देने हैं, इतना मिनिमम टाइम है। ठीक है, इससे ज्यादा आप एक्सेस कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हर हर पीपल या हर यूजर या हर स्टूडेंट की कैपेसिटी डिफरेंट होती है, तो इसीलिए मिनिमम टाइम मैंने आपको 2 आवर बताया, और 2 आवर पे भी एकदम नहीं आना है आपको,
धीरे धीरे आप आइए, ठीक है। धीरे धीरे आप टॉपिक को एक्सेस कीजिए। कुछ टॉपिक कॉम्प्लेक्स होते हैं बट कुछ टॉपिक इजी भी होते हैं, तो वहां पे पहले इजी टॉपिक, जैसे यूनिट 3 है, इजी है, बच्चा इजी से एक्सेस कर लेता है। मैं चाहूँ मैं यूनिट 5 से करवा दूँ, यूनिट 5 कॉम्प्लेक्स टॉपिक लेकर आती है, वहां पे सीसी डीडीसी यूडीसी आ रहा है, तब आपको इन्फॉर्मेशन सोर्सेज का ही नहीं पता होगा, तो आप उसको क्लासिफाई कैसे करोगे, उनके अंदर जो सब्जेक्ट फील्ड है वो कैसे एक्सेस करोगे। तो दैट इज कॉम्प्लेक्स टॉपिक। वो भी आपको एक तरह से जानना है कि आप कौन से टॉपिक को एक्सेस कर रहे हो, फिर उसको क्या टाइम दे रहे हो। डीडीसी यूडीसी सीसी में बच्चों को दिक्कतें आती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। वहां अगर देखा जाए तो वहां पे आपको मिनिमम 2 आवर्स देना ही है। और ये नहीं कि आप तीनों, क्योंकि ये टॉपिक एक साथ में ही आता है, ये आपका यूनिट 5 का टॉपिक 3 है, तो डीडीसी यूडीसी सीसी आप साथ में लेके बैठो नहीं। डीडीसी भी आपको 1 या 2 या 3 बार समझ में आएगी। जिसने उस पर प्रैक्टिस कर रखी है उसको तो उसके बारे में फिर भी पता चल गया है, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल थिंग है। और आप प्रैक्टिकल थिंग को जब थ्योरेटिकली पढ़ोगे तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको देगी। और धीरे 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 अकॉर्डिंग टू योर मटेरियल नोट्स या आप क्लासेस ले रहे हैं, उनसे अकॉर्डिंगली वो चीज़ें स्मूथ बनती चली जाएंगी। बट फर्स्ट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा बिल्कुल स्क्रैच से, नॉर्मल टॉपिक से, थोड़े से कम टाइम से, फिर धीरे धीरे बढ़ाना नहीं है, बढ़ाना भी है। ऐसा नहीं है कि आपको आधा घंटा बोला तो आधा घंटे पे ही रुक रखे हैं आप, कि इससे ज्यादा तो मेरे से पढ़ा नहीं जाता, वो तो बिल्कुल ही गलत होगा। ज्यादा नहीं कहा जा रहा आपको, मिनिमम 2 आवर्स कहा जा रहा है, मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स तक भी आप एक टॉपिक को दे सकते हैं पर डे की यहाँ पे बात हो रही है। और ऐसा भी नहीं है कि आप गैप दे रहे हैं, ये पर डे की बात हो रही है, क्योंकि जैसे ही गैप आ गया यूनिट के अंदर, जो आपका प्रीवियस टॉपिक जो आपने मेहनत करके एक्सेस किया या पढ़ा, वो कहीं ना कहीं वैनिश होता चला जाएगा। तो इसको वैनिश नहीं होने देना, एक कंटिन्यूटी बनानी है। स्टार्टिंग में नहीं बन पाएगी, इट विल टेक टाइम, बट जब एक बार बन गई कंटिन्यूटी, तभी मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में सिर्फ हाफ एन आवर दो, धीरे धीरे 10-10 मिनट करके बढ़ाओ, 1 आवर पे आओ, फिर 2-3 दिन 1 आवर तक टिके रहो, फिर 1.5 पे आओ, देन 2-3 दिन टिके रहो, देन 2 आवर्स, उससे कम फिर आपको जाना ही नहीं है। जब आप 2 आवर्स पे आ गए तब आपको हाफ आवर पे नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि आपकी बॉडी है, आपका माइंड है, जिस तरीके से आप ढालोगे उस अकॉर्डिंग वो बनता चला जाएगा। इस वे में आपका प्रैक्टिसाइज होता गया, धीरे धीरे यूनिट्स कवर होती गई। मेरी अगर आप बात माने तो ज़्यादातर मैं आपको कुछ यूनिट्स बता देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा सिलेबस जिसके अंदर आता है, विच इज़ योर यूनिट 3, यूनिट 4। 3 ज़्यादा नहीं है बट फिर भी यूनिट 3, यूनिट 4। यूनिट 4 में आपका टॉपिक 8, 9, 10 बहुत लेंथी है, क्योंकि सारे लाइब्रेरी नेटवर्क्स के बारे में आपको पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ उनकी एक्रोनियम नहीं पढ़नी, उनका ईयर, हेडक्वार्टर, फंक्शंस, एक्टिविटी, पब्लिकेशंस, अवार्ड्स, सब चीज़ उसमें शामिल है। एंड वो आपके कुछ 7-8 नेशनल हैं और इंटरनेशनल भी इतने ही हैं, तो वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाता है, ज़्यादा एक्सेस हो जाता है। उसके साथ साथ आप डेली एमसीक्यू, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं साथ के साथ एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, वो भी सब यूनिट्स के, उससे क्या हो जाता है आप बढ़ते जा रहे हो चीजों पे, जो टॉपिक आपने पढ़ा आप वही क्वेश्चंस लो, तो ज्यादा आपको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। देन हाँ, मैं आपको लेंदी यूनिट्स के बता रही थी, तो लेंदी यूनिट्स में 3, 4, देन 5 यूनिट बहुत लेंदी है, 6 यूनिट लेंदी है, 8 यूनिट लेंदी है, ठीक है। उसके बाद जो मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आफ्टर जैसे आपकी ये यूनिट्स हो गई 5, इसी पैटर्न पे चलते चलते बढ़ाना है आपको 2 आवर्स से। देखो, सबको आज प्रॉमिस करना है अपने आप से कि ऐसे तरीके से आप बढ़ाओगे उन्हें, ठीक है। सो चलते चलते जब आपकी ये यूनिट्स हो गई, यानी कि आप पहुंच चुके हो माइलस्टोन पे, बस कुछ ही सफर और आगे बाकी है, ऐसा हो जाता है इन 5 यूनिट्स के बाद, क्योंकि आपने बहुत इंफॉर्मेशन एक्सेस कर ली होती है, साथ के साथ उनके क्वेश्चंस रिलेटेड भी आपको इंफॉर्मेशन आ जाती है। फिर आप आइए यूनिट 1 पे। आफ्टर दिस यूनिट्स, यूनिट 1 के साथ आप टॉपिक भी ले सकते हो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी ले सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको कह रही हूँ कि आप एमसीक्यूज सॉल्व करना, चाहे इकट्ठे एमसीक्यूज हैं, सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चंस, चाहे कोई भी आप मार्केट के बुक से ले रहे हो, मार्केट मटेरियल यूज कर रहे हो, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो उनके क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। वहां आप बाकी सारी यूनिट्स रिलेटेड भी मिल सकते हैं, जो भी मिक्स क्वेश्चंस हैं सारी यूनिट्स के, वो आप वहां से सॉल्व करना शुरू करो। ज्यादा नहीं, 10 क्वेश्चंस पर डे।
अगर आपको ज़्यादा करना है, कर सकते हैं आप, तब आप क्या करो, हाफ जितना भी आप टाइम दे रहे हो, अगर आप 3 आवर्स दे रहे हो तो 2 आवर्स दो टॉपिक को, 1 आवर्स दो एमसीक्यू को। अगर आप 4 आवर्स दे रहे हो, 2 आवर्स दो टॉपिक को, 2.5 आवर्स, और बाकी बचा हुआ रिमेन टाइप दो आप अपने एमसीक्यूज को। 10 स्टार्टिंग टाइम है, स्टार्टिंग क्वेश्चंस हैं। 50 भी आप कर सकते हैं पर डे क्वेश्चंस। इससे ज़्यादा एक्सेस के लिए मैं नहीं बोलूँगी, पर डे की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि मैं नहीं मानती कि इससे ज़्यादा बच्चा एक्सेस करे, तो वो ज़्यादा थोड़ा कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर हौच पौच वाला जो क्राइटेरिया हो जाता है वो आ जाता है। तो इतना मैं मान के चल रही हूँ। तो आप स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चंस ले सकते हो एमसीक्यू के, टॉपिक के साथ। टॉपिक नहीं छोड़ना है, टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ना है, यूनिट 1, और वो भी इन 5 यूनिट्स के बाद मैंने आपको बोला है, ठीक है। 5 यूनिट्स के बाद आप कर सकते हैं, ओके। देन आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अब उनमें क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, आपने जो 5 यूनिट्स कर ली, जो कि सबसे लेंदी यूनिट्स थी, उनसे रिलेटेड आ रहे हैं, तो आपको एकदम से क्लिक हो जाता है, अरे ये तो पढ़ा है, ये तो पढ़ा है, इसको तो मैंने पढ़ा हुआ है। आप टिक करते जाओगे, आपकी टॉपिक पे पकड़ बनती जा रही है। यूनिट 1 आपने करा उसी क्राइटेरिया से, देन यूनिट 2 किया, यूनिट 2 भी सॉरी आपकी लेंदी यूनिट्स के अंदर थी, ठीक है। उसके बाद बाकी यूनिट 9 आपने पढ़ा, कहीं ना कहीं रिसर्च मैथोलॉजी आपका यूनिट पेपर 1 से भी मैच करती है, तो वो बच्चा अच्छे से रिलेट भी कर पाता है। देन यूनिट 10 किया, छोटी यूनिट है 10 भी। देन यूनिट 7 कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी बच्चों को थोड़ा बहुत पता होता है, WWW के बारे में सबको पता है, ईमेल के बारे में पता है, प्रोटोकॉल्स कहीं ना कहीं बच्चा जानता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो पता होगी सबको, थोड़ी और पढ़ने से आ जाएगी। फिर आप आओ लास्ट में यूनिट 8 पे, और उसके बाद आपका यूनिट का जो पूरा चल रहा था वो खत्म हो जाता है। देन आप पहुंच गए हो इस सीरीज पे, इस स्टेप पे। ये तो आपका स्टेप कंटिन्यूटी चल रहा था, ये साथ के साथ नहीं लेना है प्लीज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या हो रहा है आपका, टॉपिक 1 से लेके टॉपिक 10 के सबके क्वेश्चन आ रहे हैं। आप पहले ही दिन सारे क्वेश्चन एक साथ सोल्व करने बैठोगे तो आप बस टिक्के मार रहे हो, वो वाली चीज हो जाएगी, वो नहीं करनी। आप 5 यूनिट्स के बाद जो मैंने आपको गिनाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो दिखने लग जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक्सेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार उन्हीं क्वेश्चंस के डिज़ाइन पे ही आधारित आपके नए क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है। उन्हीं क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ के अलग तरीके से पेश करके, अलग तरीके से अलग डिज़ाइन देकर दिया जा रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपकी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, आप बहुत पुरानी भी एक्सेस कर सकते हो, 2015 के भी एक्सेस कर सकते हो, स्टार्टिंग 2015 से भी कर सकते हो, और हाल ही तक, क्योंकि 2019 में सिलेबस चेंज हुआ था, तो उसके बाद आपको जो आपके नए टॉपिक्स हैं उनके पेपर्स भी मिल जाते हैं उसमें। उससे पहले वो टॉपिक उनमें शामिल नहीं थे, तो उनके क्वेश्चंस भी नहीं थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको तब स्टार्ट करनी है। देन जब आपकी सारी यूनिट्स हो गई है, सारी यूनिट्स, तब आपकी बात आती है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। अब आप उनमें से, और क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़ना ही खत्म कर दोगे इसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करोगे, नहीं। जो आपकी प्रॉपर यूनिट हो गई, आपने सारे नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, सब चीज़ पढ़ लिया था, अब आपको करनी है रिवीजन प्रैक्टिस वाली स्टेज पे आप आ चुके हैं। अब आप हाईलाइट करोगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, लाइक जो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मेरे हिसाब से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लाइक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, यूनिट 1 में अगर हम देखें तो आपका DIKW, इट्स योर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। प्लेगैरिज्म, NKC, NML, इट्स योर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। IPR, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसा नहीं होता है कि IPR में कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन यूजीसी में ना आए, अभी तक तो नहीं हुआ है, आगे भी ना हो, आता ही है। आईपीआर रिलेटेड ऑल क्वेश्चंस, पेटेंट, कॉपीराइट्स, लॉज हर बार आते हैं, और काफी बार ये क्वेश्चन आता है कि इनको ईयर वाइज अरेंज करो, क्रोनोलॉजिकल अरेंज करो। यस, क्वेश्चन के पैटर्न पे भी हम अभी आएंगे। देन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स था अभी हमारा यूनिट 1 में, ये हो गए, और भी थे, इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगी डिटेल वीडियोस में, जो आप यूट्यूब चैनल पे एक्सेस कर सकते हो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अभी जो मुझे दिमाग में आ रहे हैं मैं आपको वो एक्सेस करवा रही हूँ, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लाइब्रेरी एसोसिएशन, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन सोर्सेज के टाइप्स और कैटेगरीज के ऊपर काफी बार आता है।
रेफरेंस सर्विसेज रिलेटेड जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज है, चाहे वो ओपैक है, चाहे वो सब्जेक्ट गेटवेज है, कोई भी है, वो सब आता है उनके ऊपर भी क्वेश्चंस। एंड लाइब्रेरी एसोसिएशंस, लाइब्रेरी नेटवर्क्स, लाइब्रेरी कंसोर्सिया, दैट इज योर मेन टॉपिक्स। हालांकि आप ये पढ़ चुके हो, आपने जब ये सब चीज पढ़ी तब आपने ये सब पढ़ा, बट अब ये इनके ऊपर थोड़ा सा और जोर देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं टॉपिक को करना है, प्लीज इसको ऐसा नहीं करना है। टॉपिक तो आपको A to Z जितना सिलेबस में दिया है सब करना है, सब पे क्वेश्चन आता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके वो है जो आप एक कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं कि इनके ऊपर क्वेश्चन देखा ही जा रहा है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। यानी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जोर आपको इनके ऊपर देना है कि ये तो बिल्कुल ना छूटे, ठीक है, और भी कोई ना छूटे और ये तो बिल्कुल ना छूटे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका इसमें आ गया। यूज मार्केट मटेरियल एंड नोट्स फॉर स्टडी, देन आपको यहाँ पर आना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछते हैं। क्योंकि मार्केट मटेरियल्स ये वो बुक्स हैं जो आप एक्सेस कर सकते हो। मार्केट मटेरियल्स यहाँ पे आपका यूट्यूब भी आ सकता है, क्योंकि अब ये भी इन्हीं कैटेगरी के अंदर आता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के अंदर आता है। मार्केट मटेरियल्स यानी कि रिलेटेड बुक, चाहे आर गुप्ता की है, चाहे आपकी डिफरेंट और भी प्रीवियस ईयर की बुक्स हैं, क्योंकि आप वो वहीं से एक्सेस कर सकते हो, या एप्स हैं जहाँ पे प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। इवन आर इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा इंस्टीट्यूट है, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट, यहाँ पे भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स एंड मैंने खुद मिलके बनाए हैं, ताकि आपको एक अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन मिल सके, जो कि आप PDF फॉर्मेट या ईमेल के थ्रू आपको मिल सकते हैं। वेबसाइट के अंदर जाकर आप उसको परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट जाकर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के नोट्स को मंगवा सकते हैं अपने ईमेल पे, ठीक है, ताकि आप इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा बढ़ा सके, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो मैंने कंपाइल किए कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन या अपना जो भी सिलेबस है उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं आज से, अभी से। कोई बहाना नहीं कि रात हो गई है कल पढ़ेंगे, नहीं, आज अभी से शुरू करना है आपको, क्योंकि टाइम कभी किसी के लिए नहीं रुकता, ये बहुत किसी ने सही बात बोली है। वही चीज है, जितना टाइम जाना था, जितना इन्फॉर्मेशन आपने अलग अलग तरीके से पढ़नी थी, एक बार इस स्ट्रेटेजीज को देखिए, क्योंकि करना तो सभी है इन्फॉर्मेशन, फिर चाहे आप पहले कोई और पढ़े, ऐसा तो है नहीं इसमें मैं आपको कुछ छुटवा रही हूँ, सारा ही आपको सिलेबस पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे थोड़ा और ध्यान देना है, सिलेबस सारा कंपाइल करना है, क्योंकि कोई भी टॉपिक पे क्वेश्चन बन के आपके सामने आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज इसके अंदर थी। ये आपको वेबसाइट में इन फॉर्मेट्स में हमारे नोट्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाके एक्सेस कर सकते हो, जो कि PDF फॉर्मेट में या फिर ई बुक की फॉर्मेट में आपकी वेबसाइट या सॉरी आपकी ईमेल आईडी पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देन अब मैं बात करती हूँ UGC नेट के अंदर क्वेश्चंस के क्या क्या पैटर्न होते हैं। UGC नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के पैटर्न, ठीक है, कुछ ये एक पैटर्न लेके चलता है। आपको सबको ये पता है कि इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, थियोरेटिकल पेपर ये नहीं है, ठीक है, कि थ्योरी ऊपर आपका लिखने का आएगा या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पेपर लिखने का आएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको MCQ रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, बट वो भी डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं, तो वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। UGC नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड टॉपिक, साइज जो भी इसका पैटर्न है, पेपर के अंदर किस तरीके आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर आप में से काफी बच्चों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक्सेस किया होगा तो उन्होंने देखे होंगे किस किस पैटर्न के क्वेश्चंस इस पे मिलते हैं, तो वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए UGC नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के एग्जाम का पैटर्न, तो एक आपको मिलेगा सिंपल MCQs, सिंपल, ठीक है, जैसे KBC में मिलते हैं, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, उसमें से कोई एक आंसर होगा जो आपको लगाना है, आप उसके ऊपर टिक कर दोगे, और ये प्रॉपरली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही लिया जाता है, आप कंप्यूटर के थ्रू ही एग्जाम कंडक्ट किया जाता है और आप देते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी आपका एग्जाम जो भी सेंटर पड़ता है वहाँ पे आप कंप्यूटर के थ्रू ही एक्सेस करते हैं, ठीक है, रिटन फॉर्म में ये नहीं होता है। MCQ यानी कि सिंपल एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन, पहला स्टेप,
क्वेश्चन को कभी भी निगलेक्ट नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा विच इज नॉट या विच इज, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। और ह्यूमन नेचर ऐसा है, बहुत सारी चीज पॉजिटिव पढ़ते पढ़ते, सारा क्वेश्चन पॉजिटिव पढ़ते पढ़ते जो नेगेटिव क्वेश्चन होगा उसको भी पॉजिटिव बना देते हैं, क्योंकि उस टाइम लिमिट आपके आसपास चल रही होती है, आप एक टाइम लिमिट के अंदर पेपर दे रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग से स्किप हो जाता है। क्वेश्चन प्लीज अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव स्टेटमेंट ही पढ़ रहे हो जबकि वो है नेगेटिव स्टेटमेंट, वो पूछ रहा है विच इज नॉट और आप दे रहे हो आंसर विच इज, तो वो आप तो सही आंसर दे रहे हो बट उसका क्वेश्चन क्या था कि कौन सा नहीं है, तो आपको आते हुए भी वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। पहले आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, उस 4 में से एक क्वेश्चन आपने टिक कर दिया, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं, जो सारी यूनिट्स आपने पढ़ी उनमें से मिला जुला के, ठीक है। फिर आते हैं आपके मैचिंग, यानी कि मैचिंग या मैचअप रिलेटेड क्वेश्चंस। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनके सामने 4 और ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 या 5 भी डाल देते हैं कभी कभार, आपको मैच करना है। और फिर उसके नीचे जो पैटर्न दे रखा है कि ए का 1 है, बी का 3rd है, सी का 1st है, इस तरीके से मैच करके आपको जो वो पूरा वे बन रहा है उसका आंसर देना है। दैट इज योर मैचिंग रिलेटेड क्वेश्चंस। मैचअप्स आते हैं उसमें काफी क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। एटलीस्ट 10-15 इतने मैचअप्स उसमें आपको देखे जाते हैं, मिलते हैं। देन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या आता है, ईयर्स अकॉर्डिंगली पहले कौन आया, पहले कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, इनको, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई भी 4 एस्पेक्ट दिए जाते हैं, आप इनको क्रोनोलॉजिकली लगाओ, ईयर वाइज लगाओ, रिवर्स ऑर्डर भी पूछा जाता है। अब बच्चा वहां पढ़ रहा है कि ईयर वाइज लगाओ और क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा, उसने तो बिल्कुल सही ईयर के अकॉर्डिंग लगा दिया, पर उन्होंने पूछा था उल्टा, सही नहीं, उन्होंने उसका रिवर्स वर्जन पूछा, तो वहां पे वो उसका आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसलिए क्वेश्चन जरूर पढ़ना है आपको, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि इनको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, या कौन सा एस्पेक्ट पहले दिया गया, किसने दिया, हर चीज के ऊपर, एसोसिएशन, नेटवर्क्स या रंगनाथन जी की क्या क्या पब्लिकेशन पहले कौन सी आई, दूसरी कौन सी आई, हर चीज के ऊपर ये क्वेश्चन बनता है, और इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको इसमें दिखते हैं। देन असर्शन रीजन, असर्शन रीजन क्वेश्चन आपको इसमें मिलते हैं, जो कि बच्चों को काफी कंफ्यूजिंग लगते हैं कि असर्शन दिया जाता है एक और उसका रीजन दिया जाता है और पूछा जाता है कि assertion is true, reason is true, assertion and reason both are false, assertion is true और r is not a correct explanation of assertion, ये मतलब reason is not a correct option या reason is a correct explanation। तो ये 4 ऑप्शंस में आपको पूछा जाता है assertion और reason के बीच में, जिसमें आपको कुछ थियोरिटिकल बेसिस दिए जाते हैं क्वेश्चंस के कि ये जो प्रसंग है क्या ये इसका रीजन बिल्कुल सही है, तो आप अपना उसमें सही रीजन बताएं। तो वो थोड़े से लिटिल बिट कंफ्यूजिंग होते हैं, वो टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर शामिल होते हैं। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 भी अब इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, वो क्वेश्चन भी इसमें आते हैं, जिसमें 2 स्टेटमेंट दी जाती है, तो ये पूछा जाता है कि स्टेटमेंट 1 ठीक है या स्टेटमेंट 2 ठीक है। 2 स्टेटमेंट आपको दी जाएगी, उनमें से पूछा जाएगा कि कौन सी सही है कौन सी नहीं है, इसमें से ये वाली सही है या ये वाली गलत है, ये वाली गलत है या ये वाली सही है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके सामने आते हैं। कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज ट्रू अबाउट, कि इनमें से कौन सा ऑड वन क्वेश्चन है, यानी कि आपको उसमें ऑड वन फाइंड आउट करना है, आपको उसके बारे में 3 चीजें मिलती जुलती दे दी और एक अलग दे दी, तो उसमें से पूछा जाएगा कि ए बी सी आर करेक्ट, बी सी डी ऑप्शन आपके सही है, ए या सी या डी ऑप्शन सही है, या फिर बी सी डी ऑप्शन सही है। तो वहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ इसके लिए क्या सही है, क्या इसके अंदर शामिल है, उनका वो पूछ सकते हैं कि ये इसका ईयर है, 2-4 चीजें डाल सकते हैं कि इसका डेवलपर कौन है, ये कौन सी जगह पे आया था। जब आपको उस टॉपिक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता है, तो वो चाहे किस तरीके से भी क्वेश्चन दे, चाहे ये फॉर्मेट दे चाहे कोई भी फॉर्मेट दे, आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं। एंड लास्ट में आते हैं आपके अनसीन पैराग्राफ्स, ठीक है, पैसेजेस कॉम्प्रीहेंशन, कुछ भी आप इसमें कह सकते हैं, जो कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड पैराग्राफ्स होते हैं। काफी बच्चे जानते होंगे, सब लोग ही अनसीन पैसेजेस देखते आए हैं काफी टाइम से। पैसेज रिलेटेड ही कुछ 5 क्वेश्चंस उसमें दिए गए थे, 2 पैसेज आते हैं, यानी कि एक पैसेज में 5 क्वेश्चन,
जो कि इक्वल टू 10 मार्क्स, और एक पैसेज में 5 क्वेश्चन, उसका भी 10 मार्क्स, यानी 20 मार्क्स का आपका पैसेज आता है। ठीक है, लास्ट में दिए जाते हैं ये। उन्हीं पैसेज में से आपको आंसर अच्छे से ढूंढना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट के अंदर शामिल हैं। तो ये कुछ हमारे टॉपिक्स थे जो कि आज हमने डिस्कस किए इस सेशन के अंदर, क्योंकि आपके जो भी डाउट्स हैं उनका रिजॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो सही चीज़ है वो कर पाए। तो ये आपके जो डाउट्स थे उनके कुछ आंसर्स थे। होप सो मैं सारे डाउट्स की या सारी क्वेरीज के बारे में इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा पाई हूँ और आपको वो इंफॉर्मेशन दे पाई हूँ, ताकि आपको यूजीसी नेट रिलेटेड जो भी डाउट्स है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में वो सॉल्व हो सके और आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सके। ठीक है, कोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर को या फिर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं कि कोर्सेज कैसे होता है, किस तरीके से कराया जाता है। नोट्स के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, आप हमारी साइट पे जाकर परचेज कर सकते हैं। लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो दैट आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और भी आपकी कोई क्वेरीज है वो भी आप शेयर कर सकते हैं, हमारी जो टीम है उसके ऊपर ज़रूर वर्क करेगी और आपको उसका प्रॉपर आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपनी तैयारी और अच्छे से करें और अच्छे से आप अपने यूजीसी नेट का जो भी आपका एम है उसको फुलफिल करें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड इससे रिलेटेड और भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।